आप सभी लोग आप सभी लोग का स्वागत है ऑनलाइन वॉलेट चैनल पे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हिंदी बोलते हैं मौद्रिक नीति। इस पूरे पीपीटी को डिजाइन किया है केशव अग्रवाल ने। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो शुरुआत करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर के साथ। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, चाहे वो बैंक क्यों ना हो, एसएससी क्यों ना हो, यूपीएससी का हो या फिर स्टेट सर्विस सिलेक्शन का कोई भी अगर आपका होता है, उन सभी पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रेट्स होते क्या हैं, हाल में आरबीआई ने क्या क्या चीजें अपडेट दी हैं। एक तरीके से अपडेटेड वर्जन है जहां पर कुछ रेट्स को बदलाव किया गया है। उन तमाम चीजों पे हम आप लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का जो पार्ट है वो एक आरबीआई का डिपार्टमेंट, वहां से उसको लिया गया है। तो बात करते हैं आपके सामने कुछ लोगों के फोटो दिख रहे होंगे, गवर्नर और कुछ डेप्टी गवर्नर से। वैसे डेप्टी गवर्नर होते 4 हैं, लेकिन आपको 3 नजर आ रहे हैं। एनएस विश्वनाथन अभी हाल में उन्होंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन करने का रीजन यह उनका हेल्थ इश्यू था, तो इसीलिए सिर्फ अभी 3 ही आपके सामने डेप्टी गवर्नर है। एक पोस्ट खाली है, तो वहां पर आप चाहें तो अपना अपना नाम लिख सकते हैं अपनी खुशी से चाहें। तो जैसे दिख रहा है बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और डॉक्टर माइकल पात्र, ये आपके सामने डेप्टी गवर्नर हैं। देखिए, गवर्नर डेप्टी गवर्नर का जो टर्म जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। हाल फिलहाल में 3 साल के लिए उन्हें रखा गया है। उनका एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारा कैबिनेट कमेटी है जो उनका एक्सटेंशन कर सकती है 5 साल के लिए, लेकिन फिलहाल 3 साल के लिए उनको यहाँ पर रखा जाता है आरबीआई के अंदर। आगे चर्चा करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जैसे मैंने कहा, एक तरीके से मैंने कहा मॉनेटरी मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, कि जो मनी फ्लो बाजार में जा रहा है उसको मुझे कंट्रोल करना है। कि जो मनी फ्लो ज्यादा जा रहा है तो क्या करें, अगर बाजार में पैसे की कमी है तो हमें क्या करना है, तो उस चीजों को कैसे मेंटेन करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये आरबीआई के पास उसके पास कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट के नाम से कहा गया है, लिखा है दे हैव सर्टेन इंस्ट्रूमेंट अंडर कंट्रोल बाय द आरबीआई। मतलब उन तमाम कौन करता है उसको, आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो जब मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इससे क्या असर पड़ता है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के आने से मार्केट में इसका असर क्या पड़ता है। बहुत आसान सी भाषा में है, वो है आपका ब्याज दर। ब्याज दर, जो ब्याज दर जिस ब्याज पे आप मार्केट से पैसा उठाते हैं, वो भी यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा ब्याज के बारे में कहा, तो ब्याज आपके लिए आता है। ब्याज के साथ साथ मनी सप्लाई, पैसे बाजार में कितना पैसा जा रहा है, मतलब तरलता लिक्विडिटी की बात करूं कि बाजार में जो मनी का फ्लो है वो कैसा है, ज्यादा है, कम है, वो तमाम चीजें एक मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कि मान लीजिए बाजार में पैसा बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा पैसा होने से क्या होगा कि मान लीजिए आप ही के पास पैसा एक्सेस हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप चीजों को डिमांड करना ज्यादा कर देंगे, मतलब उनकी मांग करना ज्यादा कर देंगे। तो जब आप मांग करना ज्यादा करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई की जो चेन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक होने की शुरुआत होगी, क्योंकि आप डिमांड करेंगे तो सप्लाई पर असर पड़ेगा, और सप्लाई कम होगी तो चीजें भी महंगी होना शुरू हो जाएंगी बाजार में। तो ये भी जानना जरूरी है कि बाजार में जो मनी फ्लो हो रहा है उस मनी फ्लो को मुझे कंट्रोल भी करना है, उसको बढ़ाना भी है, उसको मेंटेन भी करना है। ये तमाम चीजें आरबीआई के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक मनी सप्लाई को कंट्रोल होना भी जरूरी है। अगर कम है तो क्या होगा, मान लीजिए बाजार में पैसा ही नहीं है, अब पैसा ना होने की बेसिस पर, तो जब पैसा ही नहीं है मेरे पास तो मैं सामान कैसे खरीद पाऊंगा, तो मैं खरीदूंगा नहीं। तो जब मैं खरीदूंगा नहीं तो मेरी डिमांड क्या होगी, कम होगी है। बाजार में सप्लाई आ रही है, अब सप्लाई आ रही है तो आप खुद सोचो और खुद समझो, जो कंपनी किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर कर रही है, तो अगर उसका माल बाजार में नहीं बिकेगा तो उसकी सेल नहीं होगी। सेल नहीं होगी तो वो अपना खर्चा कैसे निकालेगी,
और जब उसकी बिक्री सामान की नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर देगा। जैसे एक तरीके से लोगों को जॉब से निकालना, तो ये भी खर्चा ही है। जब आपका मेरा माल नहीं बिकेगा तो मैं आपको सैलरी कहाँ से दूँगा? तो मैं आपको निकाल दूँगा। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी, ये सिर्फ 2 शब्द की 2 वर्ड का मतलब नहीं है। इसमें छुपे बहुत बहुत बड़ा रहस्य है कि मार्केट में डिमांड होना भी ज़रूरी है, सप्लाई होना भी ज़रूरी है, लेकिन कंट्रोल में रहे। अगर वो एक्सेस होगा, तो भी उसका बुरा असर होगा, कम होगा तो भी, लेकिन मेंटेन कंट्रोल में रहना जरूरी है मनी फ्लो का। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हमें चलाना है, इकोनॉमी को चलाना है, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है देश की इकोनॉमी को चलाना। इसीलिए कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए लोग निगाह बनाते रखते हैं कि इसके आने वाले फैसले देश में आने वाला उत्पादन, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें भी इस पे डिपेंड करती हैं, लाइक ए मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि जो कमेटी है, ये जो रेट डिसाइड करती है, वो वो कमेटी है क्या? इस कमेटी को बनाया गया था 2016 में। ध्यान सुनिएगा, मैं बता दे रहा हूं, 2016 में ये कमेटी आपकी आई थी। 2016 में इस कमेटी को बनाया गया था। इस कमेटी का 2016 में किया गया था। और इस कमेटी के बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें कि इससे पहले जितने भी मेंबर्स थे, सारे के सारे मेंबर आरबीआई के थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 3 मेंबर आरबीआई को दिए गए और 3 मेंबर नॉन आरबीआई। मतलब इनको, जो आपको नाम दिख रहे होंगे, आपके सामने कुछ नाम दे रखे हैं, ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, पमित दुआ या फिर रविंद्र ढोलकिया, चेतन घटे, ये सारे सारे जो नाम आपको दिख रहे हैं, बेसिकली इन नाम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये भारत सरकार ने इनको अपॉइंट किया है। लेकिन भारत सरकार कोई यहाँ पर कोई इसका पर्सनली वो नहीं है कि वो जबरदस्ती, लेकिन वो सोशल इकोनॉमिक सेक्टर को भी बैलेंस करना चाहता है। देखिए, आरबीआई की नजर में पहले इकोनॉमिक है, लेकिन भारत सरकार की नजर में इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक दोनों को मेंटेन करके रखना है। तो इसीलिए आरबीआई ने और भारत सरकार दोनों मिलकर फैसला लेते हैं, पॉलिसी के रेट को बदलना है, नहीं बदलना है, या कम करना है, ज्यादा करना है, ये इस कमेटी डिसाइड करती है। इस कमेटी को अंडर सेक्शन 45 जेड बी के अंदर रखा गया है, जिसमें ये 3 चीजें हैं, गवर्नर, डेप्टी गवर्नर और ईडी। डेप्टी गवर्नर की बात करेंगे तो डॉक्टर माइकल पात्र हैं, और ईडी में जनक राज हैं, जो इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। फिर इसी में पमित दुआ, रविंद्र ढोलकिया, चेतन गटे, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, उनका नाम लिखा गया। जैसे पमित दुआ है डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल इकोनॉमिक्स, ढोलकिया है प्रोफेसर आईआईएम अहमदाबाद, और चेतन घटे प्रोफेसर आईएसआई, जी हाँ, आईएसआई से बिलोंग करते हैं यहाँ पे। तो आप आईएसआई को ये मत समझिएगा कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ऐसा नहीं है। अब आपके सामने एक हाथ बना हुआ है। देखिए, हाथ मैंने इसलिए बनाया ताकि इस हाथ से आप इन लोगों के सरनेम को आसानी से याद कर सकें। जैसे मैंने लिखा दुआ, तो जब दुआ की बात आती है तो उस हाथ को दुआ की तरफ उठा दीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। ढोलकिया, आप ढोलक की तरफ चल दिए तो वो ढोलक, हाथ आपका ढोलक की तरफ चलेगा। घटे, घटे का मतलब है कि आप किसी चीज को कम कर दें तो वो घट जाएगा। तो एक तरीका है याद करने का कि कैसे अपने एक हाथ को देखते हुए आप इन चीजों को याद कर सकते हैं आसानी से, इसलिए इन चीजों को यहाँ पर आपका बनाया गया है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है आरबीआई के जो रिप्रेजेंट रेट्स हैं। मैं चाहता हूं इन रेट्स को एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें कई सारे रेट गिवन हैं। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है, बैंक रेट क्या है, सीआरआर, एसएलआर। अब आपको लग रहा हो कि ये हमने एक महीने पहले कुछ और पढ़ा था, अब कुछ और है। तो ये आ, अभी के टाइम पे जहां मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तब तक ये रेट्स आपके अभी तक सेम है। बाद में क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूं। तो ये रेट्स आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है। रेपो रेट 4.40 है, रिवर्स रेपो रेट 3.75 है, एमएसएफ 4.65 है, बैंक रेट 4.65 है, सीआरआर 3% है, एसएलआर 18% है, और मैक्सिमम 40% रह सकता है। तो ये रेट्स गिवन है। ये रेट्स होते हैं क्या है, इन पे भी हम बात करेंगे। सीआरआर, एसएलआर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट करते हैं, तो हमारे लिए भी इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। चलिए बात करते हैं आगे।
तो पहला रेट आपका आता है जिसको हम बोलते हैं सीआरआर। सीआरआर जिसको कहा गया है कैश रिजर्व रेशियो। तो जब मैं कैश रिजर्व रेशियो की बात करता हूं, दिस इज अ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो सीआरआर में एक चीज को ध्यान से सुनिएगा कि सीआरआर, जब मैं सीआरआर की बात करता हूं तो सीआरआर में कहा गया है कि जो भी पैसा बैंक के पास जमा होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक वर्ड आपका आता है एनडीटीएल। हम सुनिएगा, नाम क्या आ रहा है, एनडीटीएल के नाम से उसको यहां पर कहा गया है। तो जब ये कहा है एनडीटीएल, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, नेट डिमांड टाइम या टर्म लायबिलिटीज, तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एनडीटीएल को। अब ये एनडीटीएल में एनडी क्या होता है, टीएल क्या होता है, उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा आप सभी लोगों से। तो जब मैंने कहा नेट डिमांड की बात करी, तो नेट डिमांड में आपका जो आएगा यहाँ पे, नेट डिमांड में जिसको हम बोलते हैं, कुछ अकाउंट्स हैं। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपसे पूछता है कि आप अपना पैसा कौन से अकाउंट में जमा करना चाहते हैं। तो उसी में यहाँ पर साफ साफ दिखा गया है कि एनडीटीएल, जब मैं एनडीटीएल की बात करी तो यहाँ पे कुछ अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और टाइम में आते हैं आपके आरडीओ एफडी। ये अकाउंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले समझ लीजिए कि ये वो अकाउंट्स होते हैं जिनमें आप बैंक में पैसा जमा करते हो। मैं मान के चलता हूँ कि बैंक में आप लोगों ने बैंक में कुछ रुपए जमा किया, और मैं मान लेता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने बैंक में जो पैसा जमा कर रहे हो उसका जो पार्ट है, मतलब कहा जाए कि अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, आपने 100 रुपए बैंक में जमा किए, तो उसका हिस्सा, अभी आपने देखा सीआर कितना था, 3%। तो बैंक ये कहता है, या फिर आरबीआई ये कहता है बैंकों से कि भैया जितना भी तुम्हारे पास एनडीटीएल आएगा उसका 3% तुमको मुझे देना पड़ेगा। ध्यान सुनेगा, जितना भी बैंक के पास उसका टोटल एनडीटीएल आएगा उसका कुछ हिस्सा बैंक को, या फिर ये कहा जाए बैंक को आरबीआई के पास देना होगा। वो भी किसकी फॉर्म में, वो देना होगा कैश की फॉर्म में। जी हाँ, कैश की फॉर्म में बैंक को देना यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। तो 100 रुपए जमा हुए, अगर हमारे एनडीटीएल जो पैसा जमा हुआ है खातों में, बैंक के खातों में, उसका कितना परसेंट, 3%। अभी रेट दिखाया था मैंने आपको, कितना परसेंट था आपका, वो 3% था यहाँ पे। तो 3% दिख रहा है आप लोगों को, तो 3% जमा उसको करना पड़ेगा। आगे ये कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि अब आप कहेंगे कि सर क्यों जमा करना पड़ेगा, सर जी रूल है, रूल है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। सेक्शन 42(1) आरबीआई एक्ट का ये कहता है कि बैंक को पैसा जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास, वो भी किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। इज इट क्लियर एवरीवन, बात समझ में आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जितना भी टोटल एनडीटीएल होगा, मैंने कहा 100 रुपए अगर जमा हुए हैं बैंक के पास, तो उसका कितना परसेंट बन रहा है, 3%। तो 3% जो है, देखिए 3% की बात जब मैं करता हूं, तो यहाँ पर 3% मतलब होता है कि आरबीआई ने जो 3% जमा किया है, ठीक है जी, जो 3% जो जमा किया है उन सब को लेते हुए वो जमा उसको करना पड़ेगा। अगला क्या आता है, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, विच इज नोन एज अ स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जब मैं बात कहता हूं, एसएलआर की बात करता हूं, जहां पे एसएलआर अपने में एक तरीके से ये कहा जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक चल निधि अनुपात। अब ये जो अमाउंट है बैंक को अपने पास मेंटेन करना, देखिए यही वो शब्द आपके आते हैं, दोनों शब्द अलग अलग अंतर हो रहे हैं। सीआरआर में था कि भाई बैंक को, कि भाई बैंक तुमको मुझे देना पड़ेगा, लेकिन एसएलआर में क्या हो रहा है कि बैंक को खुद अपने पास मेंटेन करके रखना है, किसकी फॉर्म में, कैश में रखे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड, मतलब इन किसी फॉर्म के अंदर बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, मैंडेटरी है, रखना पड़ेगा। किस रूल के अंदर, सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 49 के अंदर ये बैंक को रखना पड़ेगा, ये उसको हर हाल में जमा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एसएलआर कितना है मेरा समय है, 18%। दिख रहा हो सबको कितना परसेंट है, 18% है। मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं हम, 40%। मतलब ये कहा जाए कि मैंने मान लीजिए आपसे कहा कि सर ये 100 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, इसमें कहा गया कि 3 रुपए तो आपको देने हैं, किसको देने हैं, आरबीआई को, कैश में देने हैं। कितना बचा, 97। तो मैं 97 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे टोटल एनडीटीएल का। तो उस टोटल एनडीटीएल का
उसमें से आपको आपकी पॉकेट में एट द डे एंड, मेरी बात सुनेगा, एट द डे एंड, डे एंड तक आपके पास जो पैसा बचना चाहिए उसकी जो लिमिट होगी वो 18 या 18 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 17 नहीं चलेगा, 16 नहीं चलेगा, 18.25 चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और 40 तक, मतलब 36 चल जाएगा, 35 चल जाएगा, लेकिन 41 नहीं चलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, रूल रेगुलेशन है जो आरबीआई ने बैंकों के लिए बनाए हैं। तो इसके साथ साथ चीजें समझ में आपको आ रही होंगी कैसे बैंक यहाँ पर रेगुलेट आपका कर रहा है। इसके साथ साथ अगला जो फंक्शन है जिसको बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हिंदी में उसको बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। इस सुविधा के अंदर मैं आप लोगों से अगर ये बात करना चाहूं, इसमें यह कहा गया है कि मान के चलिए कि बैंक का एसएलआर जो था, जो 18% था, वो अब कम हो गया। कम होने का मतलब होता है कि जो एसएलआर था हमारा, कि मान के चलिए जो एसएलआर था हमारा 18% था, हम पता है 18% था, अब वो 18 से हमारा हो गया यहाँ पे 17%। कितना परसेंट हो गया हमारा? मैं मान चलता हूँ 17% हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अगर 17% यहाँ पर हमारा हो गया, एसएलआर है हमारा, तो 17% के हिसाब से अगर मैं चर्चा करूं आप सबसे, तो अगर 17% हो गया इसका मतलब हमारा एसएलआर कम हो गया है। तो अब रूल क्या कहता है कि भैया मेंटेन करना मिनिमम, एट द एंड मेंटेन आपको करना पड़ेगा, लेकिन अब मेंटेन आप नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को लोन देगा ओवरनाइट। मैं फिर कह रहा हूं, शब्द को समझेगा, ओवरनाइट, एक रात के लिए या एक दिन के लिए उसको उधार देगा। कितना देगा? 2%, अपने टोटल लोन लिमिट का 2% तक वो उसको क्या देगा, उधार देगा। तो इस प्रोसेस के अंदर ये आपका काम कर रहा है। तो एमएसएफ क्या है, एक तरीके से फैसिलिटी है जो बैंक, जो एक तरीके से बैंकों को ओवरनाइट के लिए उधार दिया जा रहा है ताकि वो अपने एसएलआर को मेंटेन कर सकें। आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ पे चीजें। चलिए बात करते हैं आगे। अब जो अगला जो रेशियो आ रहा है वो है रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। देखो रेपो रेट बहुत सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया। मैं आपसे, रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेस रेट, नाम सुनिएगा। रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं? रीपर्चेस रेट के नाम से कहा जाता है। मैं अगर आपसे कहूं कि सर आप जब बैंक से उधार लेते हो तो क्या कुछ बैंक के पास सिक्योरिटी जमा करते हो? करते हैं जी। और उन्हीं सिक्योरिटी को अगर मुझे बैंक से छुड़वाना हो, मतलब बैंक से वापस लेना हो, तो मैं क्या करूंगा? तो जितना मैंने उधार लिया है उस पे इंटरेस्ट पे करूंगा और बैंक मेरी सिक्योरिटी मुझे वापस कर देगा। होता यही जनरली। यही सेम कंडीशन आरबीआई और बैंक के बीच में। मतलब जब आरबीआई बैंकों को उधार देता है तो वो भी कुछ लेता है। क्या लेता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मेरी शब्द सुन लीजिएगा, क्या लेता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो यहाँ लेता है। किससे लेता है? बैंकों से। तो बैंकों से उसने क्या लिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लिया उसने। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब यहाँ से ले रहा है तो उसने भी ना कुछ जमा किया है, पैसा मिला है। अब क्योंकि ये रेपो रेट जो शॉर्ट टर्म लोन कहा गया है, कम अवधि के लिए उधार दिया गया शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है। अब क्या है कि अगर उसको उस सिक्योरिटी को आरबीआई से छुड़वाना है तो जितना भी उसने उधार लिया है उसका कितना रेट है? देखिए कितना रेट है, 4.40, उतना रेट देना पड़ेगा, तब जाके आरबीआई उसकी सिक्योरिटी रिलीज करेगा। आयु समझ में आ रहा है? मतलब जितना भी आपने बैंक ने पैसा लिया है उस पर उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तब जाकर उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रीपर्चेस हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, रीपर्चेस, दोबारा खरीदना, वो कहना जा रहा है आपका आरबीआई। अगला क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मीन्स क्या होता है? उल्टा। देखिए अब ये चीज जो शब्द आपका आ रहा उल्टा, उल्टा का मतलब ये है कि मान के चलिए बैंक के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। बैंक में पैसा कब ज्यादा कब होता है? जब कस्टमर, मैं अगर आपसे कहूं कि मान लो कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, आप क्या करोगे? बैंक में जमा करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको उस पे इंटरेस्ट मिले। आप जब उस पे इंटरेस्ट की उस मकसद से जमा करते हो तो आपका इंटेंशन है कि मुझे इंटरेस्ट मिले, लेकिन बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे देगा?
बैंक इंटरेस्ट तभी देगा जब वो आगे फर्दर किसी को उधार देगा। उससे जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपको देगा और खुद भी रखेगा। भाई बैंक तो मेरा यही बोलता है ना, बैंकिंग व्यवस्था हम इसी को बैंक बोलते हैं कि यही तो बैंक है मेरा। लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट की कहानी जो है वो एक तरीके से ये कहा जाए कि जब पैसा बैंक के पास बहुत ज्यादा होता है, जब पैसा बैंक के पास बहुत ज्यादा होता है तो आरबीआई को डर है कि कहीं ये पैसा मार्केट में अगर चला गया और मार्केट में अगर चला जाएगा इसका असर क्या पड़ेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो बढ़ जाएगा। हो सकता है लोग सामान ज्यादा खरीदना शुरू कर दें और ज्यादा होगा तो फिर हमारी महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, बैंकों से उधार लेता है। फिर सुनिएगा, बैंकों से उधार लेता है। सेम तरीका जैसे रेपो रेट में है वैसे ही रिवर्स रेपो रेट से उल्टा हो रहा है। देखिए उल्टा चल रहा है यहाँ पे। रेपो रेट में आरबीआई बैंक को दे रहा है और रिवर्स में क्या हो रहा है, बैंक आरबीआई को दे रहा है। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आपका आ जाए। अगला क्या कह रहा है, बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, देखिए रेपो बैंक रेट में जो सिमिलरिटी है वो सेम है कि भाई वही होना है, बस इसमें शॉर्ट टर्म आ रहा है और इसमें क्या है हमारा लॉन्ग टर्म है। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए बना है, एक लॉन्ग टर्म के लिए बना है। तो ये जो रेट जो है वो 90 दिन के तक है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अगर कोई बैंक 90 दिन के अंदर अपनी सिक्योरिटी वापस नहीं कर पाए तो उस केस में वो रेट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैंक रेट में कन्वर्जन हो जाएगा, जिसका टाइम कितना 91 टू 364 डेज का। आई होप ये वीडियो आपको कुछ समझ में आई होगी, क्लियर है। अगर समझ में आई इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।